चलिए आज डिटर्मिनेंट नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है, बहुत सिंपल भी है और क्वेश्चन भी आराम से बन जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट में ये पॉसिबल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। तो पहला जो होगा, पहला पॉइंट नंबर 1 देख लिखिएगा, ए नंबर पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स मत डाल दीजिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट पॉसिबल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, इसके अलावा कहीं संभव नहीं है। फिर इसका बी पॉइंट लिखते हैं, इट इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ये जो भी देगा मान वो न्यूमेरिकल में देगा, वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, एक्सप्रेशंस, ठीक। जैसे मान लीजिए कि एक 3x3 ऑर्डर का, सॉरी 2x2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है A11 A12 A21 A22। तो इसको जो है, इसका वैल्यू होता है A11 इंटू A22 माइनस साइन A21 मल्टीप्लाई बाय A12। तो ये जो भी आएगा वो वैल्यू आएगा, और ये जो होगा इसको वैल्यू को डेल्टा से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं। ये है डिटर्मिनेंट, क्या है, वैल्यू आ गया, जिसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A11 A12 A13 सॉरी A21 A22 ये सारे एलिमेंट्स हो गए, और ये जो है ये डिटर्मिनेंट का वो वैल्यू हो गया। तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाता है, और ये A11 A12 A21 ये सारे A22 ये सब एलिमेंट्स हो गया डिटर्मिनेंट का। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, कोफैक्टर एंड माइनर्स। आइए बात करते हैं कोफैक्टर एंड माइनर्स के बारे में। तो कोफैक्टर और माइनर्स के बारे में तो मान लेते हैं कि ये 3x3 ऑर्डर का क्या है, डिटर्मिनेंट है। और इसमें जो माइनर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको Mij से, और कोफैक्टर को Cij से। तो पहले लिख लेते हैं। तो माइनर्स आर जो रिप्रेजेंटेड बाय Mij, माइनर्स को Mij से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमको फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो इसको लिखेंगे M11। तो इसको पढ़ेंगे माइनर ऑफ A11। 11 का मतलब फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है, तो इसको पढ़ेंगे कि माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे? तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, जो है एक डिटर्मिनेंट का जो है डब्बा डालिएगा, उसके बाद जो है इसका निकालना है माइनर। तो ये कॉलम और ये रो दोनों क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। जो एलिमेंट दिख रहा है आपको वो एलिमेंट को सीधे इस डब्बा में लिख दीजिए। तो दिख रहा है A22 A23 A32 और A33। तो आप यहाँ पे सीधा सिंपली A22 A23 A32 A33। तो ये हो गया माइनर निकालना। तो माइनर निकालना बहुत सिंपल ही है, आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे सपोज कीजिए हमको बोलता है माइनर ऑफ A22, तो M22 बराबर हो जाता है। अब क्या करते इस बेचारा, ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो, दोनों को बंद कर देते हैं ऐसे,
और एक ऐसे। तो बंद कर दे, देखिए आपको 4 एलिमेंट दिख रहा है, एक A11 दिख रहा है, एक A13 दिख रहा है, एक 31 और एक 33। तो ये 4 एलिमेंट जो है 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ जाता है A11 A13 A31 A33। और देन इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी बताए थे कि 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका है। तो इस केस के साथ मल्टीप्लाई -n, फिर इस केस के साथ मल्टीप्लाई, तो आपका माइनर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वैल्यू क्या हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। सिमिलरली इधर भी वही चमत्कार करना है, ऐसे मल्टीप्लाई जैसे 10 में करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई केशन मेथड, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सारा वही तरीका है करने का। ठीक है, तो ये आपका M22 का मतलब माइनर ऑफ सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं Cij। तो पहले उसको लिख लेते हैं, चलिए लिखते हैं कोफैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय Cij। तो कोफैक्टर निकालेंगे कैसे? तो बेसिक जो है फार्मूला कोफैक्टर निकालने का, Cij बराबर -1 रेज टू द पावर i प्लस j इंटू Mij। ठीक, तो कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल, जैसे ये जो लिए थे ऊपर, जैसे इसका M11 का, इसका अगर कोफैक्टर निकालना रहेगा, कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना, जहाँ i है वहाँ भी 1, वहाँ जहाँ j है वहाँ भी 1, बराबर -1 की पावर में आ जाएगा 1 + 1 2। ठीक, और ये माइनर का जो वैल्यू आप लोग निकाले हैं यहाँ, तो ये A22 A23 A32 A33, और फाइनली आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये खुद आ जाएगा। और सॉल्व आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक, अब एक दूसरा लेते हैं, जैसे कोफैक्टर सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, तब क्या होता है -1 रेज टू द पावर 2 + 1 और इंटू माइनर ऑफ 2 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 1 3, और इस 3 की वजह से ये -n बाहर लग जाएगा, तो M21। ठीक है, तो बाहर -n, उसके बाद आप माइनर निकाल लीजिए आगे, क्योंकि यहाँ पे इवन था इसलिए प्लस हो गया, यहाँ पे डिग्री ऑड है इसलिए -n लग गया। सपोज कीजिए कभी आता C3 है 2, तो क्या होता है यहाँ पे -1 रेज टू द पावर 3 + 2 और Mij 3 2। ठीक, तो यहाँ सीधे माइनस ऑफ M32 आ जाता, C3 2 का मतलब कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। क्या होप कि आप लोग कोफैक्टर भी समझ गए होंगे। अब आते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में लिखेंगे कि इन अ डिटर्मिनेंट द सम ऑफ द कोफैक्टर द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम का जितना भी एलिमेंट है सारे का विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब कोई भी रो या कॉलम का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम डिटर्मिनेंट का क्या कहलाएगा, वैल्यू कहलाता है। जैसे डिटर्मिनेंट का कैसे वैल्यू निकालेंगे, जैसे आपको बोले थे कि इसका मतलब समझिए कि जैसे A11 लिए तो उसका कोफैक्टर C11 प्लस
1 2 लिए, C 1 2 होना चाहिए, कोफैक्टर भी 1 2 का, प्लस A 1 3 लिए तो कोफैक्टर भी 1 3, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट रो का हो गया। सेकेंड रो का जैसे A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, तो ये भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। इसके अलावा A31 C31, ठीक, प्लस A32 C32 प्लस A33 C33, तो ये जितना भी केस बना, मतलब जिस एलिमेंट, जैसे जो एलिमेंट ले रहे हैं और उसका कोफैक्टर का प्रोडक्ट जो है का सम डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होता है। अगर गलती से एलिमेंट लिए फर्स्ट रो का और कोफैक्टर ले लिए सेकेंड रो का के किसी भी एलिमेंट के साथ या थर्ड रो किसी एलिमेंट के साथ, तब जो होगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस समय में वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। तो आइए इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो है लिखे कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ द corresponding एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0। तो इसको मैथमेटिकल समझते हैं। बोल रहा है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक एलिमेंट पकड़ा फर्स्ट रो का और कोफैक्टर लिख लिया सेकेंड या थर्ड रो के कोई भी एलिमेंट का, तो उस समय जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। ये मैथमेटिकली लिखते हैं कि ये जो होगा जैसे A11 C21 जैसा आ गया, प्लस A12 C21 प्लस A13 C31, तो ये मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक, ये बोल रहे हैं। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। एक सेकेंड एग्जांपल और लेते हैं। जैसे फर्स्ट रो का एलिमेंट ले लिए A11 और सेकेंड रो का जो है कोफैक्टर ले लिए। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। मतलब सिंपली लैंग्वेज में समझ लीजिए, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिए तब तक जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आते रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट नोट है जो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज एलिमेंट इटसेल्फ। मतलब 1 ऑर्डर का जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू खुद वो खुद एलिमेंट ही होगा। जैसे ये x एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू x ही होगा। दूसरा मान चलिए 1 का डिटर्मिनेंट 1, ठीक है, ये होगा। अब जो है फिर अगला नोट जो है कि मान लीजिए कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा फर्स्ट n² हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट n², और नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स टर्म आफ्टर एक्सपेंशन। इसको खोलने के बाद जो संख्या बनेगा वो n फैक्टोरियल बनेगा। नेक्स्ट जो है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए बताते हैं। अभी बताए थे कि फर्स्ट एलिमेंट इनटू दिस का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होगा, ये B2 C3 माइनस B3 C2। अब ये यहाँ 1 1 था इसलिए यहाँ पे प्लस का प्लस साइन रहेगा। अब आगे जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है,
सेकेंड रो, सॉरी सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो। ठीक, तो इसका अगर निकालते हैं B1 तो यहाँ माइनस लग जाएगा। माइनस साइन इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ पर होता है A 2 2, मतलब ये 1 1 ये 2 1, 2 1 3 3 आ गया, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लग गया। तो B माइनर की वजह से जो कोफैक्टर जैसे निकलते कोफैक्टर की वजह से ये माइनस साइन आ गया, क्योंकि CIJ बराबर -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ होता है। तो ये और ये बंद, फिर ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई A2 C3 माइनस A3 C2। फिर अगला होता है ये होगा A11 A12 A13। तो 1 3 का मतलब हो गया 3 1 4, मतलब फिर से प्लस साइन। तो मतलब यहाँ C1 कोफैक्टर ऐसे निकालेंगे अब इसका, ये और ये बंद, ये 4 एलिमेंट का। तो A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक, फाइनली जो है एक खोलने के बाद एक्सपेंशन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किए। A1 को दोनों से मल्टीप्लाई माइनस P1 को इस दोनों से मल्टीप्लाई किए, यहाँ दिख रही है। C1 को यहाँ दोनों से यहाँ लिख दिया। उसके बाद सारे प्लस वाले पार्टी को एक साथ, सारे माइनस वाले पार्टी एक साथ। ठीक, तो ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। तो यहाँ एक चीज़ और कर सकते हैं कि स्टेप के यहाँ माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, और जिसके बाद ये ब्रैकेट बंद माइनस ये ब्रैकेट बंद। ठीक, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू। एक सेकेंड मेथड है जिसको साइरस रूल बोलते हैं, एक बार वो चेक करते हैं। पहले एक नोट लिखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं साइरस रूल पे। नोट में लिखा है कि फॉर इजियर कैलकुलेशन वी विल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग द रो और कॉलम विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। तो इसका मतलब ये समझिए कि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। इसके लिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है ऐसे निकालेंगे जिस रो या कॉलम में जीरो की संख्या सबसे अधिक हो, उसके अलावा हम एक्सपेंड करेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाता है। तो वही लिखे हैं नोट में, जिस रो या कॉलम में सबसे मोर नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा उधर से ही आप ऑपरेशन लगाइए, एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट साइरस रूल पे। दूसरा मेथड है साइरस रूल, ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए है, डिटर्मिनेंट के लिए सॉरी, और इसके अलावा और कहीं पे अप्लाई नहीं करेंगे। अब आते हैं सॉरस रूल का एक्सपेंशन देखते हैं। अल्टरनेट मेथड है 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले A1 A2 A3 B1 B2 B3 जो भी एलिमेंट दिया उसको लिखते हैं। ठीक, A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं कि आप राइट से नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, तो फिर ये एक बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बनेगा। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B2। ठीक, ये हो गया स्टेप। अब आगे स्टेप क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। A3 ऐसे डायगोनल चलना, ऐसे चलना। ठीक, तो जैसे नीचे से ऊपर जाइएगा तो माइनस साइन A3 B2 C1, फिर माइनस B3 C2 A1 माइनस C3 A2 B1।
तो ये आपका सारस रूल हो गया और कुछ नहीं। ये जो भी वैल्यू आएगा वो डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर आएगा। तो ये अल्टरनेट मेथड है, आपको इसका यूज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना नहीं कीजिए। ठीक, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर मेड विद द एलिमेंट 0 and 1। आपको डिटर्मिनेंट बनाना है सेकेंड ऑर्डर का, वो भी जिसमें एलिमेंट 0 और 1 होना चाहिए। 0 and 1 मतलब दोनों दिखना चाहिए, 0 भी और 1 भी। ये न कि पूरे पूरे 0 भर दिया, नहीं, दोनों में मतलब जैसे डिटर्मिनेंट बनाइएगा उसमें 0 भी दिखे और 1 भी दिखना चाहिए एलिमेंट में। फाइंड द नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट विथ नॉन नेगेटिव, मतलब आप इस 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट कितना बना सकते हैं जो आपका एलिमेंट है 0 और 1 का यूज करके। तो देखिए टोटल डिटर्मिनेंट जो होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डिटर्मिनेंट 2 की पावर 4, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट रखेंगे इसलिए 2 × 16। अब ये 16 में जो है प्लस वाला भी डिटर्मिनेंट और माइनस वाला भी, तो इसमें उस केस को हटाएंगे जो माइनस वाला है। तो माइनस वाला जो केस है उसको यहाँ हम दिखा देते हैं। माइनस वाला केस एक 0 1 1 0, दूसरा केस 1 1 1 0, तीसरा केस 0 1 1 1। ये 3 केस जो है जिसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो इस वैल्यू को रिजेक्ट कीजिएगा। तो आपका जो है नंबर ऑफ जो है नॉन नेगेटिव का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो 0 नहीं होता हो, जो नेगेटिव नहीं हो, तो जो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, मतलब नॉन नेगेटिव को प्यार से होल नंबर ही बोलते हैं। नॉन नेगेटिव एज कितना आ जाएगा, 16 में 3 को घटा दीजिएगा तो 13। तो 13 ऐसा डिटर्मिनेंट बनेगा जिसका वैल्यू क्या होगा, नॉन नेगेटिव मतलब कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ रिजेक्ट कर दिए 3 केस, इसलिए टोटल आपका आंसर हो गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका पहले फर्स्ट मेथड समझते हैं जो बेसिक आना चाहिए। फर्स्ट मेथड सबसे पहले जो एक्सपेंशन है, एक रिदम बना लेते हैं कि रो और कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो को पकड़ते हैं x इंटू इसका कोफैक्टर, ठीक, तो ये हो गया -x², फिर ये दोनों का प्रोडक्ट -1, ठीक, फिर माइनस साइन। देखिए आप याद कर लीजिए, रिदम बना लीजिए, अल्टरनेट साइन चेंज होता है, जैसे शुरू को प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये याद कर लीजिए, रिदम ऐसा ही होगा। फिर आते हैं इस पे साइन थीटा पे, साइन थीटा ये और ये बंद, बचता ये 4। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस, फिर प्लस, क्योंकि माइनस के बाद फिर प्लस, स्टार्टिंग प्लस था फिर माइनस है फिर प्लस आएगा, इसके बाद अगर आगे खुलना है तो माइनस लगेगा। अब आते हैं कॉस थीटा पे, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कॉस थीटा, ये और ये बंद, तो ये बन गया माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा और ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस एक्स कॉस थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देन आंसर निकालेंगे। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सपेंशन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद जो है इसको थोड़ा अरेंज कर दिए, मतलब एक्स कोस स्क्वायर और एक्स साइन स्क्वायर को एक साथ कर दिए, और प्लस साइन थीटा इंटू कोस माइनस साइन थीटा इंटू एक साथ कर दिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों में एक्स कॉमन बाहर ले लिए, तो ये साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कट गया, तो माइनस एक्स क्यू आ गया। मतलब इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है माइनस एक्स क्यू, जो थीटा से क्या है इंडिपेंडेंट, ये आपका शो करना होगा।
अगर ये क्वेश्चन घुमा का जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब हो गया थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड नहीं करता तो आप थीटा का वैल्यू जीरो भी मान सकते हैं। तो जीरो मान लीजिएगा तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा एक्स, यहाँ रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 सॉरी जीरो, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, उसके बाद खोल दीजिएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, एक वो भी तरीका है। और ये दर्शाना था कि ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। और क्वेश्चन में बोलता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, फाइंड द डिटर्मिनेंट, तो आप थीटा को लो जीरो, टेक थीटा बराबर जीरो एंड हेंस एक्सपेंशन कर देते इसका। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी है ये लिखते हैं। पहला प्रॉपर्टी लिखते हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, आप कोई भी आप रो और कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं तब। ठीक, पहला ये प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि कोई भी दो रो या कॉलम को, मतलब यहाँ पे दो रो या दो कॉलम का बात चल रहा है, अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो उसमें क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। साइन जैसे मान चलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 आ रहा था इनिशियली, तो अब -5 आएगा। तो आइए इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे लेट एक डिटर्मिनेंट एज्यूम करते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक, एक दूसरा डिटर्मिनेंट जो मतलब इसी को क्या करते हैं, दूसरा डिटर्मिनेंट लिखते हैं इसी के कोई दो रो या कॉलम को चेंज करके। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सपोज कीजिए चेंज किए, इसको ऊपर दे दिए और इसको यहाँ दे दिए। ठीक, तो आइए करते हैं चेंज, जैसे A2 B2 C2। ठीक, ये रो को उठाकर ऊपर डाल दिया और फिर जो है ये फर्स्ट रो को यहाँ डाल दिए, A1 B1 C1, ये हो गया A3 B3 C3। तो जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा तो पहले वाले फर्क ये पड़ेगा कि साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा। यहाँ मान चलिए कुछ आ रहा है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है, अगर इधर नेगेटिव वैल्यू होगा तो इसका पॉजिटिव ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यही दूसरा प्रॉपर्टी बोलता था। लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी में ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक रो और एक कॉलम का बात चल रहा है, तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकेंड वाला में दो रो या दो कॉलम को चेंज करेंगे तो पक्का है पड़ेगा इफेक्ट, साइन का इफेक्ट पड़ता है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। आई होप कि सेकंड प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी में जो बोले थे कोई भी दो रो या दो कॉलम, तो यहाँ पर जो है दो रो को चेंज कर दिए। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आ गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। मतलब डिटर्मिनेंट देखने के बाद उसमें अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल दिखे, आंख मूंद के उसका वैल्यू शून्य मार दीजिए, उसका वैल्यू शून्य आएगा 100%। ये प्रॉपर्टी थर्ड बोलता है। अब आते हैं चौथा प्रॉपर्टीज पे। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स डेल्टा k या और k डेल्टा। मतलब समझिएगा, कोई एक खास रो या खास कॉलम पकड़ लीजिए, कोई एक रो पकड़ना है तो रो पकड़ लीजिए, उसमें जो है एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट तो आप लोग समझते ही हैं, मल्टीप्लाई किए उस रो में तो उसका जो वैल्यू होगा वो डिटर्मिनेंट के वैल्यू का उतना टाइम्स हो जाएगा जितना आप उसमें मल्टीप्लाई करें। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 टाइम्स डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बराबर k रेज़ टू पावर n टाइम्स डेल्टा।
अब की बार जो है डिटर्मिनेंट हर एक एलिमेंट में जो के किससे मल्टीप्लाई किया है, तो डिटर्मिनेंट का फाइनल वैल्यू क्या होगा, k रेज़ टू द पावर n टाइम्स डेल्टा हो जाएगा। इसी ऊपर वाला में क्या था कि कोई एक पार्टिकुलर रो और कॉलम में मल्टीप्लाई किया, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में बस, इसलिए वहाँ k टाइम्स डेल्टा था। इसमें क्या था कि सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई, इसलिए k रेज़ टू द पावर n इंटू डेल्टा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलता है कि इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रो और कॉलम इज expressed as sum of two or more elements, then determinant can be expressed as a sum of two determinant। तो इसका हिंदी समझिए, मतलब कोई एक पार्टिकुलर रो और कॉलम पकड़ लीजिए, कोई भी एक रो पकड़ लीजिए, उस रो में जो है जो फर्स्ट रो पकड़े हैं, तो फर्स्ट रो का जितना भी एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट में जो है दो एलिमेंट्स का सम दिया रहेगा, दो या दो से ज़्यादा। तो अगर दो का सम दिया रहेगा तो उसको जो है दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल, जैसे एक डिटर्मिनेंट लिए, इसमें क्या था कि एक फर्स्ट रो का जितना भी एलिमेंट है सब दो एलिमेंट्स का सम दिया है, तो इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए एम पी सी एन क्यू, इधर है ई ओ आर प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट बी डी एफ, इधर एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक, तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। अगर ये दिया रहेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी सोचना ज़रूरी है। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग उल्टा सोचते हैं कि नहीं। जैसे उल्टा सोच ही नहीं पाते हैं बहुत लोग, तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे 2 3 1 1 2 3 हाफ हाफ 2 3 1/4 प्लस डॉट। देखिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप जो है ऊपर में जैसे लिखा दिए ये और इसको आप ऐसे लिख दिए। इम्पोर्टेंट है कि आप रिवर्स समझते हैं कि नहीं, रिवर्स में उसको तोड़ सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो आप इस सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये इन्फिनिट तक है। तो इसको देखिए लिखने का तरीका क्या है कि इसको आप ऐसे लिखिए। देखिए दो तीन सम आएगा, तो पहले 2 3 कॉपी कर दिए, या 1 है फिर हाफ है फिर 1/4 है, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये कहाँ तक है, इन्फिनिट तक है। इसको ऐसे लिखिए। सेकेंड वाला को भी ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस इन्फिनिट। तो ये पूरे को आप रिवर्स में सोचिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है इसको सॉल्व करना है, 2 3 कॉपी होगा। और इस इन्फिनिट जीपी का सम आपको पता है, इन्फिनिट जीपी का सम आपको पता है a/1 - r। तो इसको सॉल्व कीजिएगा 2 आएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा 2 आएगा। और इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा कितना आएगा, 2 दूना 4 3 दूना 6 4 - 6 विच इज -2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो रिवर्स में भी आप कैसे सोचा जाता है, तो रिवर्स में भी सोचना ज़रूरी है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक नोट है और नोट लिखते हैं। नोट नंबर फर्स्ट में जो है लिखा गया कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर इन एपी देन डिटरमिनेंट बराबर 0। मतलब अगर सारा एलिमेंट एपी में दिया है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, सिंपल। अब आते हैं सेकेंड नोट में लिखा गया कि इफ़ डेल्टा डैश इज ए डिटरमिनेंट मेड बाय कोफैक्टर। मतलब एक डिटर्मिनेंट डेल्टा डैश है जिसको जो है ना कोफैक्टर से बनाया गया है, डिटर्मिनेंट है, तो उस डेल्टा डैश का जो वैल्यू होगा डेल्टा रेज़ टू पावर n-1 होगा। तो ये हो गया सेकेंड नोट। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।